नमस्कार, पत्रिका टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए छिंदवाड़ा जिले की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। सबसे पहले सुर्खियां। पूर्व सीईओ महावीर जैन पर दुष्कर्म का मामला दर्ज, जुन्नारदेव में पदस्थ रहते महिला से किया दुराचार। भोपाल रवाना हुई पुलिस। सीएम शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा दौरा टला। सांसद कमलनाथ 31 मार्च को आएंगे 3 दिवसीय दौरे पर। प्रशासन ने ली अशासकीय स्कूल संचालकों की बैठक, 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश। रामनवमी उत्सव के लिए शहर में तैयारियां जोरों पर। भगवा पताकाओं से पटा शहर, 5 अप्रैल को मनाया जाएगा जन्मोत्सव। अब खबरें विस्तार से। जुन्नारदेव जनपद के पूर्व सीईओ महावीर जैन के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की एक टीम भोपाल रवाना की गई है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता बीके पाठी से। पाठी जी, क्या है पूरा मामला? छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव ब्लॉक मुख्यालय से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर तत्कालीन जनपद सीईओ महावीर जैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। महावीर जैन जुन्नारदेव में जनपद सीईओ के पद पर पदस्थ थे। उन पर 33 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। लिखित शिकायत पिछले दिनों एसपी गौरव तिवारी को दी गई थी। एसपी गौरव तिवारी ने इस मामले की जांच के आदेश जुन्नारदेव एसडीओपी को दिए थे। जांच के बाद हाल ही में महावीर जैन, जो कि भोपाल के निवासी है, अयोध्या नगर में उनका निवास है, उनके खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद एक टीम, विशेष पुलिस टीम भोपाल के लिए रवाना की गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 31 मार्च को प्रस्तावित दौरा टल गया है। मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए आने वाले थे। कलेक्ट्रेट सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कमलनाथ का दौरा कार्यक्रम जारी हो गया है। सांसद 31 मार्च को छिंदवाड़ा आएंगे और 2 अप्रैल तक रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लावारिस मानकर अब्बास नाम से दफनाए गए अशोक कुमार सोनी के शव को आखिरकार सोमवार को निकाला गया। इसके बाद कुछ देर तक पुलिस की जांच चली और फिर परिजन की मौजूदगी में वहीं हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि परिजन द्वारा शव की मांग और मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पिछले दिनों पुलिस ने शव निकालने का निर्णय लिया था। जिले में संचालित अशासकीय स्कूल संचालकों की बैठक सोमवार को हुई। एसडीएम, डीईओ और एसडीपीसी ने सभी स्कूल संचालकों को 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नए सत्र के पाठ्यक्रम की जानकारी विभाग को समय पर देने, कॉपी किताबों पर संस्था का नाम नहीं छापने और विशेष बुक सेलर से खरीदी के लिए बाध्य नहीं की जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज सभी अशासकीय शालाओं के प्राचार्य और संचालकों को बुलाया था। हमारी बैठक में आदरणीय डीओ साहब, आदरणीय डीपी साहब, आदरणीय एसडीएम साहब भी उपस्थित हुए हैं और सभी को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी फीस 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और उनके यहाँ पे जो पाठ्यक्रम संचालित करने वाले हैं उस पाठ्यक्रम की जानकारी बीआरसी कार्यालय में और डीओ कार्यालय में कल तक अनिवार्य रूप से सभी लोग जमा कर दें, जिन लोगों ने जमा नहीं की। साथ ही सभी को ये बताया है कि जो नोटबुक है वो कोई भी प्रिंटेड नोटबुक वगैरह नहीं चलाएंगे और पालकों को किसी एक विशेष दुकान से क्रय करने के लिए कोई दबाव नहीं बनाएगा। यदि ऐसा कहीं पाया जाता है तो किसी भी संस्था की यदि ये शिकायत आती है और पालक शिकायत करते हैं तो इनको उनके विरुद्ध मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कितने निजी स्कूल अभी जो पंजीकृत हैं? लगभग 153 स्कूल पंजीकृत हैं विकासखंड में, वो सभी लोग आए थे। और शेष कितने हैं जिनको पंजीकृत होना है? नहीं, वो तो पंजीकृत शेष जो होना है उसकी कोई बात नहीं, मतलब टोटल इतने स्कूल हैं। अच्छा सर, एक शिकायत और मिल रही है, अभी मैंने शिक्षकों से बात किया कि आरटी का पैसा अनावश्यक रूप से रोका जाता है, इसकी वजह क्या है? नहीं, आरटी का पैसा अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। कोई आरटी के कुछ नियम निर्देश हैं, कुछ लोगों ने अपने खाते गलत दिए हैं, किसी लोगों ने जो प्रपोजल दिया है वो गलत तरीके से त्रुटिपूर्ण प्रपोजल दिया है। इस कारण से टेक्निकली उसमें कुछ परेशानियाँ थी, इस कारण से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। लगभग 53 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कुछ तकनीकी खामियाँ थी, इस कारण से परेशानी हुआ। बाकी सभी लोगों का 2 किस्तों में हम कर चुके हैं, तीसरी किस्त हमारी अभी प्रोसेस में है। अशासकीय संघ के जिलाध्यक्ष विनोद तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार पाठ्यक्रम में पारदर्शिता बनी हुई है। स्कूल संचालन को लेकर होने वाली समस्या के निराकरण के लिए प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। 10% फीस के संदर्भ में प्रशासन की बात मानना बाध्य नहीं है। इसके लिए नया मसौदा तैयार किया जाएगा और ग्रेडिंग के आधार पर फीस बढ़ाई जाएगी।
बैठक थी, इसको मेन मुद्दा था, इसमें शुल्क को लेकर थे, इसमें पुस्तक कापियों को लेकर था और ड्रेस और यूनिफॉर्म सारी चीज़ें, इन बात को लेकर बात हुई। साथ में छात्रवृत्ति को लेकर भी उन्होंने निर्देश जारी किए, जाति प्रमाण पत्रों को लेकर, आधार कार्ड को लेकर कि स्कूलों की जो जिम्मेदारी है वो महती जो बनती है उसको पूरा करें। एक आज की बैठक में एक अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे डीपीसी महोदय ने, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने, एसडीएम साहब ने अपनी बात रखी, वहीं हमारे स्कूल के साथियों की, जो प्राचार्य संचालक, इनकी बात भी सुनी। जो हमारी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इन्होंने बीच का रास्ता निकाला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शासन स्तर पर ये पेंडिंग कार्य है, शुल्क को लेकर एक निर्धारण किया जाना है और इसमें ग्रेडिंग तैयार होना, तो इस पर कहीं जो आज बैठा कि इसको लेकर कहीं कोई बहुत ज़्यादा उचित नहीं निकलता है कि हम कोई शुल्क को लेकर कोई बहुत गंभीरता से बात करें। दूसरी बात की जो यहाँ पर अधिनियम की जो बात की गई, जो अभी आज हमें 2015 के जारी किए गए, और आप और हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इसको निरस्त कर दिया है, क्योंकि इनके पास कहीं कुछ है नहीं, इसलिए इन्होंने ये, और एक अच्छी बात भी है कि जो पुराने हैं उसी के आगे हम चलें। जब हमारा नया नियम बनेगा उस पर नए तरीके से काम करेंगे। और स्कूल जहाँ तक ये पूरा सपोर्टिंग है, यहाँ आज पूरे ये माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्धता प्राप्त स्कूल हैं और ये कहीं ना कहीं भी कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो इस तरीके से कोई ऐसा अनैतिक कार्य में संलग्न है। ये अपनी अपनी पुस्तकें जो है पारदर्शिता के साथ चला रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, विभागों में जमा कर रहे हैं और दुकानों में भी बाकायदा 3 दुकानों में इनकी अपनी अपनी जानकारी पहुंची है, तो वो भी संतुष्ट हुए हैं कि चलो आपका मुद्दा तो ये ज़्यादा है नहीं, फिर भी आप इसको सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक। सर, एक चीज़ इसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि 10% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाते हैं जी, इसको लेके क्या कहना है? देखिए 10% को लेके जहाँ तक कि फीस का सवाल है, वो तो 2015 के जो अधिनियम बने हैं उसमें तो है कि 10% ज़्यादा नहीं बढ़ाना, किंतु नया जो ग्रेडिंग आ रहा है अभी मसौदा तैयार हो रहा, 3 महीने का समय लगेगा, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 10%, तो चूँकि आपने निर्देश दिया इसलिए हम उस निर्देश को पालन करने के लिए बाध्य हैं, हम उसका पालन करेंगे। फिर भी 3 महीने के बाद अगर कोई हमारा नया अधिनियम बनता है और उसमें ग्रेडिंग के हिसाब से शुल्क निर्धारण होता है तो उसके हिसाब से हम सब लोग वैसा करेंगे। सर, एनसीईआरटी की पुस्तकों को लेके भी कुछ प्रावधान है, तो क्या इसको लेके क्या कहना है? एनसीईआरटी की पुस्तकों का जो प्रावधान है वो सीबीएसई स्कूलों पर आधारित है। यहाँ पे जितने थे हमारे ये सब सारे एमपी बोर्ड और पाठ्य पुस्तक निगम को लेकर अपनी पुस्तकें चलाते हैं, जो प्राइवेट बुक्स चलाते भी हैं वो भी शासन की जो नियम है कि हम अतिरिक्त पुस्तक लगा सकते हैं क्वालिटी बेस्ड, उसको लेकर चलाते, तो ये इन सब सारे स्कूलों में लागू नहीं है। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि आरटीई के अंतर्गत जो फीस प्रतिपूर्ति होती है, हाँ, इसमें देरी होती है या किसी कारण से कोई समस्या आती है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए बड़े संगठित होकर हमने लड़ाई भी लड़ी है कि जहाँ पे एक और 2 साल से अब जाके पैसा मिला, वो भी 75% या 60% ही कहा जाए अभी लोगों के पास तक के खातों में पहुँचा है। विभाग का कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रपोजल है उसमें त्रुटि है, तो अगर त्रुटि है तो वो इनिशियल स्टेज पे क्यों नहीं देखती? जब हमने प्रपोजल जमा किया उस समय अगर वो त्रुटि को देख लेती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। 2-2 साल में एक बार आप पैसा दे रहे हैं, वो भी इस तरीके से परेशान करके। बहुत सारे हमारे स्कूल साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने 4-4, 5-5, 10-10 चक्कर काट चुके हैं ऑफिसों के, उसके बाद भी उनके जो राशि है वो अभी भी वो कहीं ना कहीं कहाँ अटकी है पता नहीं है, अभी भी नहीं मिली। कुल मिला के आज की बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? बैठक का कुल मिला के ये है कि जो समाज में पालकों के बीच में समाज में अराजकता का माहौल बन रहा है, भय का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेट गैप है स्कूल को लेके, पालक को लेके, संस्था के प्रमुखों को लेकर, तो उसमें एक आपसी समन्वय बने और उसमें सब मिलके एक अच्छा माहौल क्रिएट हो, लोग ठीक से अपनी बात को रख सके, पढ़ा सके पालक बच्चों को, इसको लेकर आज सारी ये बैठ के रखें। थैंक यू। रामनवमी पर इस वर्ष भी शहर में भव्य नजारा होगा। इससे जुड़े संगठनों ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इधर हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में राम जन्मोत्सव के पहले ही पूरे शहर को भगवा ध्वजों से सजा दिया गया है, जबकि कई स्थानों पर की गई भव्य लाइटिंग भी रात में लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। इस बार समिति की योजना है कि शहर में हर घर में कम से कम एक भगवा ध्वज तो जरूर फहराए। पूरे शहर के जितने मठ मंदिर हैं उसमें एक भगवान श्री की स्तुति, भगवान राम की स्तुति और हनुमान चालीसा का एक प्रिंटेड फ्लैक्स उसको फ्रेम करा के हम प्रत्येक मंदिरों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक मंदिरों में हम आतिशबाजी पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि वहाँ एक साथ 12 बजे पूरे शहर में एक साथ आतिशबाजी हो और पूरे शहर राममय हो जाए और उसके बाद सारे लोग एकत्रित होकर उस रैली में सम्मिलित हों और 1 बजे से हमारी वह रैली प्रारंभ हो। उसका स्थान निर्धारित है, दादाजी दूनी वाले मंदिर से प्रारंभ होगी, 4 फाटक से रेलवे स्टेशन, गांधीगंज से सनीचरा बाजार से श्याम टाकीज। तामिया विकासखंड के पातालपुर क्षेत्र में मार्च माह में ही पेयजल संकट गहराया गया है। लोग प्यास बुझाने के लिए नाले का पानी पी रहे हैं। पेश है पत्रिका की विशेष रिपोर्ट। रहीमन पानी राखिए,
बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम के दोहे का अर्थ इस तस्वीर में समाहित है। यह तस्वीर तामिया विकासखंड के पातालकोट के सिंधौली गांव की है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि सिंधौली गांव की स्थिति कितनी भयावह है। जिस पानी को देखकर जानवर भी मुंह मोड़ लें, वह पानी लोग पी रहे हैं। सिंधौली गांव की आबादी 900 है। यहाँ भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। भारिया जनजाति सिर्फ पातालकोट में पाई जाती है। यह जनजाति विशेष संरक्षित घोषित है। इस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। यहाँ भारिया जनजाति के सदस्य ऐसी खाई और पहाड़ियों से गुजरकर पानी लाने को मजबूर हैं, जहाँ एक कदम भी गलत पड़ा तो जान तक जा सकती है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को 24 घंटे सिर्फ पानी की चिंता सताती है। इन लोगों को तड़के से ही पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर सुबह तक परिवार के लिए पानी नसीब होता है। सिंधौली गांव पातालकोट से 500 मीटर ऊपर बसा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में पहले 8 हैंडपंप और नल जल योजना संचालित थी। 6 माह पहले कुएं की दीवारें फिसलने से कुआं भर गया। तब से नल जल योजना ठप है। वहीं जल स्तर कम हो जाने से हैंडपंप भी बंद हो गए हैं। अब मजबूरन गांव के लोगों को 1.5 किलोमीटर दूर खाई में बनी झिरिया से पानी लाना पड़ता है। इसके लिए गांव के सदस्य कई गुटों में बंट जाते हैं और तड़के निकल पड़ते हैं पानी की तलाश में, ताकि मवेशियों के पहुंचने से पहले ही इन्हें झिरिया का पानी नसीब हो जाए। ग्रामीण जयपाल खमरिया का कहना है कि अगर सार्वजनिक कुएं की खुदाई कर मरम्मत कर दी जाए तो गांव में फिर से पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। ई परासिया डिवीजन केएस कुमरे का कहना है कि सिंधौली गांव जाकर स्थिति का जायजा लेंगे, विकल्प को तलाशा जाएगा। वहीं जल्द ही कुएं को दुरुस्त करवाकर नल जल योजना शुरू कराई जाएगी। पत्रिका टीवी के लिए छिंदी पातालकोट से फिरोज मंसूरी की रिपोर्ट।